स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इसे विशेष कार्यक्रम में हिंदी हमारी पहचान। यह कार्यक्रम जो है एमबीसी और हिंदी स्पीकिंग यूनियन के मिले जुले सहयोग से आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी को एक नई पहचान, हिंदी की नई उड़ान के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिंदी से जुड़े हुए जो भी काम चल रहे हैं, स्वदेश हो या फिर विदेश में चल रहे हो, इन सब के बारे में हिंदी स्पीकिंग यूनियन के जरिए आप लोगों तक जरूर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कार्यक्रम की पहली कड़ी है आज और हमारे साथ है हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रधान डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। गुरु जी, आपका हम स्वागत करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको नमस्ते और हमारे दर्शकों को भी अभिवादन। आरंभ करने से पूर्व हम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपने हिंदी स्पीकिंग यूनियन को आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में हमें कुछ विचार का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। बहुत ही सुंदर बातचीत तो होगी हमारी और लगे हाथ आप लोगों को एक और बात भी बता देंगे कि अभी कह सकते हैं कि हुआ है हमारे देश में विश्व रंग महोत्सव, विश्व रंग 2024 और विश्व रंग जो है विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व रंग सचिवालय और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया है विश्व रंग। तो विश्व रंग के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर जवाहर कर्नावत, आप संयोजक विश्व रंग के जी हैं। धन्यवाद। आपका हम स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, आपने एमबीसी ने आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही बढ़िया। तो गुरुजी आपसे शुरू करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, और नया कार्यक्रम है हिंदी को लेकर और हिंदी स्पीकिंग यूनियन की गतिविधियों के बारे में थोड़ा समय बताइए। अच्छा रितेश जी, ऐसा है कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन की स्थापना आज से 3 दशक पहले हुई थी और प्रमुख उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना 2 रूपों में, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। हम दोनों रूपों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अनेक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। हमारे पास एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें हिंदी साहित्य की सभी विधाओं की किताबें हैं। पाठकगण आते रहते हैं, लेते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं पुस्तकों को। साथ ही साथ हम दफ्तर से बाहर भी जाते हैं और बड़े बड़े भवनों में कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। छोटे बच्चों के लिए कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन होता है, कविता पाठ भी करते हैं। जो माध्यमिक पाठशाला के विद्यार्थी होते हैं उनको लेखन की तरफ ज़्यादा हम लाते हैं, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना या कविता लिखना अथवा भाषण प्रतियोगिता में हम उनको सम्मिलित करते हैं और बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस हिंदी स्पीकिंग यूनियन का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, और करने के यही 2 साधन हम अपनाते हैं, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। तो बहुत से विद्वान लोग भारत से भी आते हैं और उन लोगों का सहयोग हम प्राप्त करते हैं। उन लोगों के माध्यम से भी हम कभी सम्मेलन आदि का आयोजन करते रहते हैं। यह संगठन काफ़ी प्रशंसनीय कार्य करता जा रहा है और हिंदी का एक वातावरण निर्मित हो रहा है। नई पीढ़ी के लोग इस ओर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर। ये सब जो बातें अभी गुरुजी ने जो बताई है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और किस तरह से हिंदी जो है उसको एक नई दिशा मिल रही है, नई पीढ़ी उसको अपना रही है, इन सब के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अभी हाल में ही विश्व रंग 2024 हुआ था, विश्व हिंदी सचिवालय जो फिनिक्स में पाया जाता है, और उस महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव हुआ था और उस महोत्सव में देश के कोने कोने से हिंदी विद्वान आए थे और अपने देश में बसे भले और किस तरह से नया रूप ले रही है उस हिंदी भाषा के बारे, भारतीय भाषा के बारे में वे लोग काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में साझा हुई थी। हमारे साथ है संयोजक विश्व रंग डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी। थोड़ा सा डॉक्टर जी, थोड़ा सा हमें विश्व रंग 2024 के बारे में बताइए। ये छठा जी संस्करण है। जी 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 रितेश जी, विश्व रंग की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसकी परिकल्पना हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्व रंग के निदेशक श्री संतोष चौबे ने की थी। और परिकल्पना ये थी कि पूरे विश्व में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वे हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक मंच किस प्रकार प्रदान किया जाए और उसमें भारत के साथ साथ ये सारे विश्व के लोग सम्मिलित हों। इसीलिए 2019 में इसकी शुरुआत हुई
और 2019 में इसमें भोपाल में इसका आयोजन हुआ था और उसमें 30 से अधिक देश के लोग शामिल हुए थे। और ये केवल भाषा नहीं है, इसमें भाषा भी है, इसमें कला भी है, इसमें साहित्य भी है। तो उसके बाद ये परिकल्पना हमारी साकार हुई 19 में, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लगातार देश जुड़ते गए और आज हमसे लगभग 65 देश इस विश्व रंग से जुड़ गए हैं। और इसके साथ साथ हमने इस विश्व रंग के माध्यम से सारे प्रवासी भारतीयों को एक मंच भी मिला कि वे इस मंच पर आकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी किताबें प्रकाशित कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये विश्व रंग की शुरुआत 19 में हुई और उसके बाद आप देखिए कि ये छठा पायदान मॉरिशस में होने जा रहा है। और इस विश्व रंग में विशेषता यह भी है कि हम 11 देशों के रचनाकारों की पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। उसका लोकार्पण भी इस विश्व रंग में होगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी कार्य ये हो रहा है कि 65 देशों में विश्व में हिंदी की क्या स्थिति है, इसकी हम एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार, और इसके साथ भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र भी स्थापित किया है, जिसका मैं निदेशक हूँ। तो उसके माध्यम से भी हम सारे विश्व में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं या विदेशी लोग भी, आपने देखा केवल प्रवासी भारतीय नहीं, हमारे विश्व के अनेक विदेशी मूल के लोग भी जो हिंदी में कार्य कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। विश्व रंग 2024 या छठा संस्करण है, 6th एडिशन है। जी। शुरुआत हुई थी 2019 में भोपाल में। जी। तो कह सकते हैं कि ये प्रथम बार है जहां पे विश्व रंग का आयोजन भारत जी, के जी। बाहर हो रहा है। जी, ये पहली बार हो रहा है। उसका कारण ये भी कि 2003 के संस्करण जो हुआ था भोपाल में विश्व में के माना हुआ जो एक कार्यक्रम था, उसमें विश्व हिंदी सचिवालय की जो महासचिव हुई आदरणीय माधुरी रामधारी जी आई थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये विश्व रंग है तो इसका सारा रंग है पूरे विश्व में बिखरना चाहिए। तो इसीलिए उनका आमंत्रण था कि ये मॉरिशस में आयोजन किया जाए। तो ये विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी स्पीकिंग यूनियन, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, हिंदी प्रचारिणी सभा, सबके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। और निश्चित रूप से इस आयोजन में कई नए देश भी जुड़ रहे हैं, अफ्रीका के देश जुड़ रहे हैं। और उसके साथ एक और यहाँ पर हम शुरुआत आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट है, उसमें एक हम आदमकद प्रतिमा रविन्द्रनाथ टैगोर की भी भेंट कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ भी यहाँ हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। और इसके अलावा विश्व के जो 8 चुनिंदा व्यक्तित्व हैं, उनको विश्व रंग भाषा सम्मान भी प्रदान करने जा रहे हैं। ये भी एक नई शुरुआत मॉरिशस से होने जा रही है। बहुत ही सुंदर है। तो जैसे आप लोगों ने सुना और जाना कि विश्व रंग 2024 6th एडिशन मॉरिशस में हुआ। ये प्रथम बार विश्व रंग के लिए जो भारत से बाहर मॉरिशस में हो रहा है। तो सभी हिंदी प्रेमियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर था। आप लोगों ने ज़रूर इसमें भाग लिया होगा और इसका सीधा प्रसारित कार्यक्रम आप लोगों ने हमारी MBC TV 3 पर देखा होगा। तो चलिए, और लोगों से हमारी मुलाकात होगी और लोगों से हमारी बातचीत होगी, किस तरह से वे लोग इसमें भाग लिए और किस तरह से अपने देश में वे लोग हिंदी का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप जुड़े हुए हमारे साथ हिंदी हमारी पहचान नामक कार्यक्रम हिंदी स्पीकिंग यूनियन और MBC के मिले जुले सहयोग से आप लोगों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की प्रथम कड़ी का विषय यह है कि विश्व रंग 2024 जो अभी अभी आयोजित हुआ है, महोत्सव है। पूरे देश के विद्वान आए हुए हैं मॉरिशस में और अपने देश के बारे में, अपने देश में किस तरह से वे लोग हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में साझा करने के लिए अभी हमारे साथ है इशिता यादव जी। आप नाइजीरिया से हैं और डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल आप दिल्ली से हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पड़ोसी देश से, मतलब नाइजीरिया से। तो इशिता जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते मॉरिशस। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। पहली बार है मॉरिशस में? जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। विश्व रंग 2024 में भाग लेने के लिए हम मॉरिशस आए हैं और मैं पहली बार मॉरिशस आई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर रामधारी के माध्यम से मॉरिशस आने का मुझे मौका मिला और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी का प्रचार बहुत अच्छी तरह से अपने देश जहाँ मैं रहती हूँ नाइजीरिया में करूं और मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं हिंदी से जुड़ी हुई हूँ। बात करेंगे ज़रूर आप अपने देश के बारे में और वहाँ पे जो चल रहा है काम हिंदी से संबंधित उसके बारे में। आप ओके, नाइजीरिया लेगोस इंडियन लैंग्वेज स्कूल जो लेगोस में पाया जाता है, वहाँ के आप वाइस प्रिंसिपल है और हिंदी भी आप पढ़ाती है जी। तो वहाँ पे मतलब जब हम नाइजीरिया के बारे में बात करते हैं तो एक अफ्रीकन देश है,
तो किस तरह से वहाँ पे काम चल रहा है हिंदी को लेकर? हमारा स्कूल इंडियन लैंग्वेज स्कूल 42 साल पुराना स्कूल है जो सीबीएसई से जुड़ा हुआ है और हम 1982 से वहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं। कक्षा 10 तक के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं और समय समय पर हम भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, नाटक आदि करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो हम एनुअल डे करते हैं वहाँ पर हम हिंदी के नाटक प्रस्तुत करें। और इसके अलावा जो भारतीय उच्चायोग है लेगोस में, वहाँ पर भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है और लोग परिचर्चा के लिए आते हैं, नाटक आदि प्रस्तुत करते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं हम उनको भी हिंदी सिखाएं। और हमारा सबसे पहला कदम होता है जो हमारे साथ वहाँ के लोग काम करते हैं और जो अक्सर बाज़ार में सब्जी बेचने वाली हैं या दूसरा सामान बेचने वाली हैं, वो सब्जियों के नाम, भारतीय पिक्चरों के नाम या टीवी शोज़ जो देखते हैं उनके माध्यम से हिंदी का प्रचार और प्रसार बहुत अच्छी तरह से होता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज नाइजीरिया के बहुत से लोग, वहाँ के स्थानीय लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हम जानते हैं कि नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो हिंदी का जो मूल देश है वह तो भारत है। तो वहाँ के लोगों ने हिंदी का स्वागत किस तरह से किया? क्योंकि बहुत सारे भारतीय ऐसा कहें कि पिछले 3 जनरेशन से वहाँ पे भारतीय रह रहे हैं और उन्होंने ये कोशिश की कि वहाँ के स्थानीय लोगों को अपनाएं और उनके साथ मिले। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारा भारतीयों का एक मन बहुत हृदय बहुत बड़ा है कि हम एक महासागर की तरह है कि हम किसी दूसरी संस्कृति सभ्यता को आसानी से गले लगा लेते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया, वहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ काम पे लगाया, उनके साथ बातचीत की और उन्हें अपने कल्चर से जोड़े रखा। बहुत सारे नाइजीरियन जो लोग हैं वो वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें भाषा सीखनी पड़ती है। जैसे आप मॉरिशस में, आपने यहाँ की भाषा सीखी, तो अगर हम अफ्रीका में गए तो हम वहाँ की स्थानीय भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग ज़रूर करते हैं ताकि उनसे वार्तालाप अच्छी तरह कर सकें। इसी प्रकार जो नाइजीरिया के स्थानीय लोग हैं, जब वो भारत पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भाषा सीखना पसंद करते हैं। तो इसी तरह हमने धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाकर उनके साथ हम जुड़े और उन्हें हमने अपनी भाषा और संस्कृति के बारे में बताया। बहुत खुश हुए और अब वो हिंदी कार्यक्रम देखते हैं, हिंदी सिनेमा देखते हैं, हिंदी गाने भी गाते हैं। क्या बात है। और सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि अफ्रीकन देश में वहाँ के लोग किस तरह से हिंदी गानों पर डांस बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। ये लोग गाते भी है। हाँ जी। आज की हिंदी कह सकते हैं कि हालांकि मूल स्रोत तो भारत से है, लेकिन आज की हिंदी वैश्विक हिंदी बन गई है, बिल्कुल। संपर्क की भाषा बन गई है। यहाँ की एक परिस्थिति के बारे में आपको बताएं कि बांग्लादेश ऐसे काफ़ी जो काम करने वाले होते हैं वे लोग आते हैं यहाँ पे, उन लोगों की अपनी भाषा है और यहाँ की भी अपनी भाषा है, लेकिन संपर्क जब करते हैं तो हिंदी के हिंदी में साथ करते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। तो डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल, आप दिल्ली विश्वविद्यालय से है और आप एक शोध कर रहे हैं मेरा भारतीय हो गया है, शोध डायस्पोरा। पूरा हो गया है। पूरा हो गया हाँ है। जी। अपने शोध के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेरे शोध का विषय है भारतीय डायस्पोरा, अनुबंधित श्रमिक, भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य लेखन, जिसमें मैंने मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, गयाना, दक्षिण अफ्रीका देशों को लिया है। और शोध के दौरान जो मुझे सबसे जो खुशी की बात जो ये हुई कि ये जानकर कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम वगैरह में हिंदी को लेकर के वो कितने डेडिकेटेड हैं और भारतीय संस्कृति का किस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो उन देशों में जाकर मुझे महसूस हुआ कि जो आपके पूर्वजों ने जो बीज बोए थे संस्कृति के, रामायण, महाभारत या जो वो और जो भजन उनके द्वारा और जो आम जामुन तुलसी के बीजों को वो लेकर गए थे, आज वो फलदार वृक्ष के रूप में बन चुके हैं और आज भी हर घर में तुलसी का पौधा, झंडी लगी हुई है। तो वो बहुत बहुत अच्छा लगा देख करके। तो हम जानना चाहेंगे कि इशिता जी, आप आए इस महोत्सव में, अर्थात विश्व रंग महोत्सव में आपने भाग लिया है। जो पेपर आपने प्रेजेंट किया, जो शोध आपने प्रेजेंट किया, इसके बारे में बात की, थोड़ा सा हम हमारे साथ साझा कीजिए। एक्चुअली मैं कभी कभी कविताएं लिखती हूँ और छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखती हूँ कुछ कुछ कार्यक्रमों के लिए। तो मैं यहाँ पे कविता पाठ करना अधिक पसंद करूँगी। कुछ मन की भावनाएं होती हैं जो मन के कोने में छिपी रह जाती हैं। तो मुझे एक बहुत बड़ा मंच मिला है, बहुत देर से मैं इस खोज में थी कि मुझे एक ऐसा मंच मिले जहाँ मैं अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर सकूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर माधुरी का, डॉक्टर जवाहर का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया। और मॉरिशस मेरे लिए एक
कहें कि तीर्थ स्थान बन गया है, जहां मुझे अपना अस्तित्व दिखाने का और अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज़रूर आपकी लिखी हुई कविता को हम सुनना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से डॉक्टर दीप्ति जी आपसे, तो आप पहली बार आई हैं हाँ मॉरिशस जी, में? मैं मॉरिशस पहली बार आई। तो यहाँ पे आपने भाग लिया है हमारे विश्व रंग में, तो यहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, हाँ जी। यहाँ की भारतीय संस्कृति से आपकी पहचान हुई, यहाँ की भाषा से आपकी पहचान हुई। थोड़ा-सा अपनी प्रक्रिया के बारे में बताइए। हाँ जी, मैं आने को मॉरिशस पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया और अपने शोध के दौरान बहुत से लोगों से पहले से जुड़ चुकी थी और वहाँ उन लोगों से जब बराबर बातचीत होती थी, तो यहाँ की भाषा में जो स्थानीय भाषा है उसमें क्रियोल के बहुत सारे फ्रेंच क्रियोल के शब्द हैं, लेकिन हिंदी के भी बहुत से शब्द हैं। पर सबसे अच्छी बात जो ये है कि यहाँ के लोगों को हिंदी, भोजपुरी मिश्रित हिंदी बहुत अच्छे से बोलनी आती है, तो उनके साथ संवाद करने में कभी भी ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है। इंग्लिश के साथ-साथ मतलब वो हिंदी में बहुत अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। हाँ जी। और अनेक जगह पर आप गए, यहाँ पे जब काम होता है हिंदी को लेकर, तो प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक का हाँ जी। पीएचडी लेवल तक का काम होता है यहाँ पे, और लोग आकर यहाँ पे शोध करते हैं। क्या वहाँ पे हिंदी की पढ़ाई के बारे में थोड़ा-सा बताइए? नहीं, विश्वविद्यालय तक नाइजीरिया में तो अभी एक्चुअली हिंदी की पढ़ाई ऐसी होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है। लेकिन विद्यालय स्तर तक तो हम हिंदी पढ़ा लेते हैं। अब हमारी अगली कोशिश ये है कि हम वहाँ के स्थानीय बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दें और उनको फिर हिंदी सिखाएं। अगला कदम ये है। अपनी हिंदी के प्रचार के लिए हम ये कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग जो हैं, जो भाषा सीख चुके हैं, वो इतनी हिंदी सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ जी टीवी के प्रोग्राम देखकर समझ लेते हैं। लेकिन अब नाइजीरियन बच्चों को हम अपने स्कूल में एडमिशन देके इस हिंदी की ओर एक नया कदम बढ़ाएंगे। एक तरफ से तो हम देखेंगे कि भारत में जो कार्यक्रम होते हैं, म्यूजिकल कार्यक्रम, संगीतमय कार्यक्रम होते हैं, ये एक सहायक रूप हो रहा है विश्व भर में हिंदी का प्रचार करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड में गई, गयाना, ट्रिनिडाड में हिंदी काफ़ी लुप्त हो चुकी है बोलचाल की भाषा में। लेकिन संगीत में जो है ना, हिंदी पूरी तरह विद्यमान है। उन्हें पूरे-पूरे हिंदी के गाने याद हैं। हालाँकि उनको उनके अर्थ नहीं पता है, लेकिन उनको पूरे-पूरे गाने याद हैं, भजन याद हैं, और आप कहीं भी जाएँ, आपको बॉलीवुड के गाने और भजन बजते हुए दिखाई देंगे। और फिजी में भी आप गए। हाँ जी, और चटनी संगीत में हिंदी के शब्दों की बहुतायत है। तो चटनी संगीत के द्वारा हम हिंदी को काफ़ी प्रचार-प्रसार कर सकते हैं वहाँ पर। और फिजी में भी हाँ फिजी जी, के बारे फिजी में हम में भी। बात हाँ। करना चाहेंगे। फिजी में भी मतलब हिंदी की स्थिति कैसी है वहाँ? फिजी में हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ की तो आधिकारिक भाषा भी है। फिजी एक अकेला देश है पूरे विश्व में जहाँ की आधिकारिक भाषा में हिंदी को स्थान मिला है, और वहाँ का हर भारतीय मूल का व्यक्ति हिंदी बोलना जानता है। मैं एक आपको अनुभव सुनाना चाहूँगी। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम घूम रहे थे, तो मैं और मेरे पति हिंदी में बात कर रहे थे। तो हमें एक व्यक्ति घूम रहा था, उन्होंने कहा आप अपने, हम टूर गाइड की वेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वो मैथ्यू की वेट कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। तो वहाँ ऑक्सफोर्ड में एक आदमी हिंदी में बात कर रहा है। मैंने कहा आप भारत से हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं फिजी से हूँ। तो मैंने कहा मैं इसी पर शोध कर रही हूँ। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए कि क्या मैं आपको गले से लगा सकता हूँ? हम लोगों पर भी कोई शोध कर सकता है? और उन्होंने हमें पूरा ऑक्सफोर्ड घुमाया और हिंदी में बातचीत की पूरी। बहुत सारे शब्द जो मुझे भी पता थे, जुल्म है और इस तरह के कुछ शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, तो मैं उनसे जुड़ पा रही थी बहुत अच्छे से। और वो मेरे बड़े वहाँ हिंदी हिस्ट्री के रीडर थे वो। ऑक्सफोर्ड में अभी भी हैं, विक्टर लाल, और वो बड़े अच्छे मित्र बन गए। तो भाषा के द्वारा और शोध के द्वारा मेरी इस तरह से लोगों से मित्रता बढ़ी बहुत। बहुत ही बढ़िया। तो फिजी देश, मॉरिशस देश और गयाना, त्रिनिदाद टोबैगो जैसे देश है, बिल्कुल उन लोगों की का जो इतिहास है बिल्कुल मॉरिशस की तरह है। हाँ जी। लेकिन अभी तक मॉरिशस में हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, फिजी में भी। लेकिन कारण हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से गयाना, त्रिनिदाद टोबैगो में हिंदी की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है, और हम क्या समाधान ला सकते हैं? देखिए, स्थिति वहाँ गयाना, ट्रिनिडाड में थोड़ी सी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है हिंदी की। उसका कारण जो ट्रिनिडाड में और वहाँ जो उपनिवेश थे, उन्होंने एक तरह से भाषा को ख़त्म किया।
और वहाँ उन्होंने जो उस समय जब श्रमिक जो गए थे वहाँ बच्चों को शिक्षा माता पिता सिर्फ बैठका के माध्यम से, बैठका में रामचरितमानस के माध्यम से और घर में बोल करके वो दे रहे थे, लेकिन स्कूलों में बिल्कुल भी हिंदी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। एक तरह से वो भाषा धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों को हिंदी को काफ़ी जीवित रखने का प्रश्न किया। तो अब जब चौथी पांचवी जो पीढ़ी चल रही है वहाँ हिंदी थोड़ी सी लुप्त हो गई है। लेकिन अभी अगर भारत सरकार और गयाना ट्रिनिडाड की सरकार मिल करके साझे प्रयास करें और हम हिंदी को काफ़ी, जैसे बॉलीवुड गानों का बहुत उनको शौक़ है, मनोरंजन के माध्यम जो है टीवी के सीरियल्स वो सब देखते हैं, और जो चटनी संगीत में जो हिंदी के शब्दों का काफ़ी प्रयोग अगर बढ़ाया जाए और थोड़ा सा हिंदी को वहाँ रोजगार से जोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है कि वहाँ हिंदी का हम काफ़ी प्रचार प्रसार कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति और धर्म से वो बहुत जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी मानते हैं, और वो भाषा को माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जानें, हिंदी सीखें ताकि वो जुड़ पाएँ। लेकिन थोड़ा रोज़गार वाला अगर हिस्सा जुड़ जाएगा तो मेरा मानना है कि बच्चे थोड़ा सा रुचि ज़्यादा लेंगे। बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि भाषा गई तो संस्कृति हाँ गई। जी। तो भाषा को आप पकड़ के रखिएगा ताकि आपकी जो भारतीय संस्कृति है, जो यहाँ अभी इस स्थिति में कि पूरे विश्व में यह संस्कृति जो है वो बस गई है, वो फले-फूले, तो आप भाषा को पकड़ के रखिएगा। खास तौर पे जो अभिभावक, जो माता-पिता हमको देख रहे हैं, आप लोगों से मैं संबोधित करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर आप हिंदी पढ़ाइए, ताकि बच्चे जब अब आगे बढ़े, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम दीप्ति का उदाहरण ले रहा हूं, तो आपका नाम दीप्ति है, तो दीप्ति का अर्थ भी आपको मालूम होगा। हिंदी शिक्षित आप बनिए और अपने बच्चों को भी आप बनाइए। नाइजीरिया में हिंदी के साथ साथ जो भारतीय संस्कृति है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या ये लोग अपना रहे हैं, वहां पे किस तरह से काम हो रहा है? हाँ, जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम करते हैं या दिवाली मेला करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि नाइजीरिया के जो स्थानीय लोग हैं वो, फिर से हम बॉलीवुड पे आते हैं कि उन गानों पर डांस करते हैं, रिदम बिल्कुल ठीक होता है और शब्द भी याद कर लेते हैं। और हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चों के साथ नैनी जुड़ी रहती है, जब हिंदी टीचर क्लास में जाती है तो जब वो अगर क ख ग सिखाती है या मात्राएं सिखाती है तो वो नैनी एक नोटबुक बना कर रखती है जिसमें वो वही शब्द लिखती है, और बाद में जब एग्ज़ाम होता है, जब वीकली टेस्ट होता है तो वो नैनी भी सेम टेस्ट पेपर करती है। और एक नैनी ने इसी तरह धीरे धीरे करते करते चौथी क्लास तक की हिंदी पास कर ली। और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, उनको हमारे समोसे, भटूरे, छोले खाने बहुत पसंद है। और हमारे घरों में जो हमारे हाउस हेल्प भी होती है वो भारतीय खाना बनाती है और उनको अच्छा लगता है। एक तो बात बहुत वही है कि जैसा दीप्ति जी ने कहा कि हमारे रामायण, महाभारत और हमारे धर्म ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। वो योग साधना करते हैं, बहुत सारे नाइजीरियंस हैं जो योगा करना बहुत पसंद करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं, और इस्कॉन के माध्यम से भी बहुत सारे नाइजीरियंस जो हैं वो हमारे धर्म से जुड़ गए हैं, भजन गाते हैं, ढोलकी बजाते हैं। तो कहीं पर जाकर आपको, मंदिरों में जाकर ऐसा नहीं लगता कि आप भारत से बाहर हैं। लगे हाथ एक और प्रश्न मन में आ रहा है, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने फिजी देश देखा है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देश देखा है, आप नाइजीरिया से हैं। जब हिंदी के बारे में बात करते हैं, उनकी लिपि भी साथ में आ जाती है। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे एक परंपरा सी बन गई है, लोग हिंदी सीख रहे हैं लेकिन रोमन स्क्रिप्ट के साथ, रोमन लिपि के साथ। तो नाइजीरिया में स्थिति कैसी है? नहीं, वो लिखेंगे तो हम ऐसा नहीं उनको कहते कि आप रोमन लिपि से लिखो, जो लिखा हुआ है, जैसे अगर हम क लिखते हैं जिस हिसाब से ब्लैक बोर्ड से देख के, हम वैसे ही लिखाना पसंद करते हैं। हम उनको टाइप भी नहीं करने देते और गूगल ट्रांसलेटर का भी प्रयोग नहीं करने देते। हम चाहते हैं कि वो हाथ से ही लिखे। और आपकी ओर से जब आप गए उन हाँ देशों जी, सर मेरा यहाँ थोड़ा सा विविध है। मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि जैसे गयाना ट्रिनिडाड में हिंदी की अभी थोड़ी स्थिति ख़राब है, वो रोमन में ही हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें हिंदी को पुनर्जीवित करना है तो अभी हम लेखन पर इतना शायद जोर ना दें, पहले उन्हें बोलना सिखाएं। जब उनकी रुचि बढ़ जाएगी, वो अर्थ समझ पाएंगे, फिर शायद हम लेखन की तरफ भी उनको मोड़ पाएंगे। बिल्कुल, शुरुआत तो कर लेते हैं, हाँ ग्रास जी, रूट का काम तो हम हाँ कर जी, लेते हैं, फिर बाद में जाके उनको लिपि से परिचित हाँ जी, करवाते जैसे वो हैं। बॉलीवुड के जब गाने गा रहे थे, वो पूरे पूरे गाने के उन्हें बोल याद हैं और लेकिन उनको उनके अर्थ नहीं पता है।
वो रोमन में पढ़ करके, तो जैसे मैंने उनको ये सुझाव दिया कि आप इनके अर्थ चाहे गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से उनके अर्थ जानें तो आप ज़्यादा भाव से उन्हें गा पाएंगे। तो कुछ बच्चों ने, तो आज भी वो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और वो बहुत बार लिख कर भेजते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है हिंदी में। तो मुझे हाँ, हिंदी जो है मनोरंजन की भाषा बन गई, संपर्क की भाषा बन गई है। साधन तो अनेक है, या तो आप फिल्म को देखकर हिंदी सीख सकते हैं, या फिर जैसे आपने कहा गूगल को पर ट्रांसलेट करके, बहुत साधन तो अनेक है। तो आप आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हितेश जी, MBC, जवाहर सर, माधुरी रामधारी जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के काम के लिए, बहुत धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहिए। यह कार्यक्रम जो है, यह प्रथम कड़ी है, उसकी दूसरी कड़ी में जरूर हम बात करने वाले हैं किस तरह से विश्व रंग में और जो विद्वान आए थे, वे लोग किस तरह से अपने देश में हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ देते हैं।